Hello everyone, my name is Rohit and you are watching me on my YouTube channel Concept Talk। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। रिजर्वेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अगर कई बार ऐसा होता है कि इस टॉपिक पे कभी डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो वो डिबेट अक्सर वायलेंट हो जाता है, वायलेंस पे उतर आता है। मतलब जितनी पार्टियां डिस्कशन कर रही हैं वो अक्सर हाथापाई पे उतर आते हैं। कुछ सपोर्ट करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम सपोर्टर होते हैं, और कुछ उस चीज़ का अपोज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिनको ये चीज़ नहीं मिला है वो प्रोटेस्ट करते हैं, जिनको ये चीज़ मिला है वो सपोर्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे रिजर्वेशन क्या है, कैसे आया इंडिया में, और ये सही है गलत है क्या है। ठीक है, हो सकता है कि मुझे ये सही लगे या गलत लगे, हो सकता है कि मेरा जो व्यू होगा इस पे उससे टोटली डिफरेंट आपका व्यू होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी है तो विचारों में अंतर होना ऑब्वियस ही बात है। थॉट्स में डिफरेंस हो सकते हैं, ओपिनियन में डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने व्यूज़ पे रहें, बाकी हम फैक्ट्स वगैरह पे जानेंगे कि आखिर ये चीज़ हुआ कैसे। ठीक है, और देखेंगे कि वाकई में ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हम फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है, सच्चाई, ये सब चीज़ों को देखते हुए हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई बार ऐसी कुछ टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चंस उठते रहते हैं, जो कंट्रोवर्सी में आते रहता है, डिबेट होते रहते हैं। ठीक है, तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहला वीडियो जो हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उससे रिलेटेड हर चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो इन्वेंशन था, ठीक है, उसका बैकग्राउंड था शंकरी प्रसाद केस 1951। सबसे पहला केस उस चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड शंकरी प्रसाद 1951 था। उसके बाद ये चीज़ें होती गई, पार्लियामेंट जुडिशियरी में फाइट होता गया और फाइनली जाकर बेसिक स्ट्रक्चर के इन्वेंशन पे आके ख़त्म हो गया। मतलब जुडिशियरी ने ये कहा कि आपको जो मन वो अमेंड करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड मत करना। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन आया था, ये जजमेंट आया था। उसी दिन, उसके अगले दिन बाद कुछ हुआ ऐसा जिससे एक और कंट्रोवर्सी वहां से निकल गया। एक कंट्रोवर्सी खत्म हुआ ही था कि उसी दिन से एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, और वो कंट्रोवर्सी था कंट्रोवर्सी ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो जिस प्रोसेस से अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, उस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर कॉलेजियम सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, क्या चीज़ें हैं ये सब, क्या कंट्रोवर्सी रही, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, तो ये सब चीज़ें क्या रही, क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का केस है और लड़ा भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ही, वो भी बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक है कि जिन पे केस है वहीं उधर ही सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा रहा है, क्या स्टैंड रहा उनका। तो इस पे भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखो कि इसका जो पूरा प्रोसेस है ये भी 1951 से ही स्टार्ट हो रहा है। पहला केस शंकरी प्रसाद 1951, ठीक है, यहीं से। और 24 अप्रैल 1973 से जो एक कंट्रोवर्सी खत्म हुआ, दूसरा कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। ठीक है, सेकेंड हमारा है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को भी लेकर सबसे पहला केस चंपकम दोराई राजन केस था 1951। ये भी 1951। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही हुआ है कि लगातार 1951 में धड़ाधड़ केसेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 केसेस हैं 1951 में, और भी केसेस आए होंगे, लेकिन जो मेजर केसेस हैं 3 केसेस हैं। एक तो शंकरी प्रसाद पे, फिर उसका और भी एक कंट्रोवर्सी, फिर दूसरा कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट जजेस पे, और दूसरा केस जो आया रिजर्वेशन को लेके चंपकम दोराई राजन केस, ये भी 1951 में आया। ठीक है, ये तो आज का हमारा टॉपिक ही है, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर एक और केस आया था, उस केस का नाम है नरासू अप्पा माली केस।
उसमें आप लोग कई बार जो है एक टर्म सुनते होंगे, घोस्ट ऑफ नरासू, ठीक है, नरासू का भूत, ठीक है। जो जुडिशियरी है उसमें, जुडिशियल हिस्ट्री में ये चीज़ अक्सर मेंशन किया जाता रहा है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, घोस्ट ऑफ नरासू। आखिर नरासू अप्पा मालिक केस में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उसके कारण, ठीक है, ये केस फेमस हुआ, ठीक है, क्या इम्प्लीकेशंस हुआ, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 डिस्कस करता है। आर्टिकल 44 ये कहता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, मतलब स्टेट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। हमने पहले डिस्कशन किया हुआ था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में भी देखा था, हमने कुछ आर्टिकल्स देखा था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने ये बताया था कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है और पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 टू आर्टिकल्स 35 है, लेकिन 12, 13 में कोई राइट नहीं मिला हुआ है, 33, 34, 35 में कोई राइट नहीं है, आर्टिकल्स 14 टू 32 इसमें राइट्स का मेंशन है, ठीक है। ये जितने आर्टिकल्स है राइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, बताते हैं कि सिटीजन्स के ये राइट्स है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, ये हमारे जो राइट्स है आर्टिकल्स 14 टू 32, ये ऐसे राइट्स है जिनका अगर वायोलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे 36 टू 51, आर्टिकल्स 36 टू 51, इसमें भी हमारे राइट्स के बारे में ही बात हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जब ये भी हमारे राइट्स के बारे में ही बात करती है तो क्यों ना हुआ कि पार्ट 3 में ही सबको डाल दिया गया, अलग अलग पार्ट 4 में इसको क्यों डाला गया, आर्टिकल्स 36 टू 51 को पार्ट 4 में क्यों डाला गया। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो चीज़ जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारे लोगों को ये राइट दिया जाएगा, मतलब वोट देने का अधिकार मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार होगा, किसी को मनमाने ढंग से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आज़ादी का अधिकार होगा, तो ये सब राइट्स मिले थे। तो ऐसे राइट्स जो उन्होंने सोच के रखे थे कि जब आज़ादी मिलेगी तो ऐसे राइट्स हम अपने लोगों को, हमारे इंडिया के लोगों को दी जाएगी, तो उससे रखा गया फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स थे जिनके लिए रिसोर्सेज, संसाधन का होना भी बहुत ज़रूरी था इंडिया में। जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे जब हुआ, हम लोग मनाते हैं, ठीक है, उस समय 15 अगस्त 1947 में इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन उतना बढ़िया नहीं था, अप टू द मार्क नहीं था। तो उस समय कुछ ऐसे राइट्स थे जिनको फंडामेंटल राइट में रखना मुश्किल था, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट में रखा जाता, और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं, हम उस राइट्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं इंडियन पीपल को। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में रखा जाता, ठीक है, और अगर वो राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो राइट गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड नहीं करती, तो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि कुछ राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में हम रखेंगे, सो दैट कि आने वाले समय में जब इंडिया डेवलप्ड होगा, जब रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, धीरे धीरे जब इंडिया डेवलप होगा तो आने वाले समय में एक एक करके धीरे धीरे ये जो राइट्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पीपल को प्रोवाइड करेगी, मतलब फ्यूचर गवर्नमेंट पे वो सारे राइट्स छोड़ दिए गए। एक चीज़ और, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम उसको लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब डीपीएसपी का वायोलेशन होता है तो हम उस चीज़ को लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन जस्टिसिएबिलिटी, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे राइट्स हैं जिनके लिए इंडिया में रिसोर्सेज नहीं है, उनको देने के लिए इंडिया में रिसोर्सेज नहीं है। अगर वो फंडामेंटल राइट में रखे जाएंगे
तो फिर हमारे पास उतने रिसोर्सेज होने भी चाहिए सो दैट कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर सुनाते हैं कि भाई इनका ये राइट है, आप प्रोवाइड करो, तो उतना रिसोर्सेज हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस व्यू से, इस इंटेंशन से कुछ राइट्स को डीपीएसपी में रखा गया और कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट में रखा गया। ठीक है, तो आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी में रखा गया था, अब आपका एक क्वेश्चन उठता है कि इसका तो रिसोर्सेज, संसाधन से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, कोई मैटर नहीं है, फिर इसको डीपीएसपी में क्यों रखा गया? मतलब ये तो इंटेंशन बेस्ड है, सोच पे आधारित है कि अगर सोच लेते या इस अधिकार को, इस राइट को फंडामेंटल राइट में रखना है तो हम रख ही सकते थे। किसी तरीके का कोई रिसोर्स बेस्ड राइट तो है नहीं ये। तो आप सबको पता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे मतलब कम्युनल राइट हुए थे। ठीक है, दंगा फसाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, और बहुत खून बहने के बाद में, ठीक है, पार्टीशन हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ये नहीं चाहते थे कि इस चीज़ को लेके भी कोई दंगा फसाद हो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है मैं आपको ये बता दूं। देखो, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। ठीक है, तो जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो मान लो कि एक हिंदू ने किसी का मर्डर किया और वहीं एक मुस्लिम ने किसी का मर्डर किया, तो जो सज़ा हिंदू को मिलेगी वही पनिशमेंट मुस्लिम को भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन पर्सनल लॉ जो होता है, ठीक है, पर्सनल लॉ में बता दूं क्या होता है, जैसे शादी, तलाक, किसी बच्चे को गोद लेते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके जो कानून होता है उसको पर्सनल लॉज कहते हैं। तो हिंदू में, ठीक है, शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेना, ठीक है, इस चीज़ को जो चलाने वाला कानून है, इस चीज़ को गवर्न करने वाला जो कानून है वो हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं, जो तलाक, शादी, गोद लेना, ठीक है, इन चीज़ों को चलाता है, इन चीज़ों के जिस कानून के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं, वो कानून जो मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, वो कानून अब दोनों के लिए एक होना चाहिए। मतलब कि एक पर्सनल लॉ होगा, ठीक है, एक पर्सनल लॉ होना चाहिए और वही पर्सनल लॉ मुस्लिम शादी, मुस्लिम मैरिज, ठीक है, मुस्लिम डिवोर्स और जो भी गोद लेना वगैरह है, और हिंदू शादी, हिंदू तलाक, हिंदू में जो जिस तरीके से गोद लेते हैं बच्चे को, ठीक है, तो वो एक कानून होना चाहिए और दोनों को उस कानून के तहत चलना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने फंडामेंटल राइट में, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस चीज़ को फंडामेंटल राइट में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे दंगा फसाद हुए थे, बहुत लाइफ सेक्रीफाइस हुआ था। ठीक है, फिर से वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ को लेके आगे कोई दंगा फसाद हो, आगे किसी तरीके का कोई कम्युनल राइट हो, आगे किसी तरीके की कोई टेंशन ना हो। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने आर्टिकल 44 को डीपीएसपी में रख दिया और ये कहा कि आने वाले समय में अगर क्लाइमेट, अगर कंडीशन, क्लाइमेट मतलब ये सब चीज़ें, हिंदू मुस्लिम के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, वो सब चीज़ें अगर ठीक ठाक रही तो इस चीज़ को फ्यूचर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, इंडिया में इम्प्लीमेंट, लागू करेगी, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो हमने देखा ये एक कंट्रोवर्सी, ये एक कंट्रोवर्सी और ये एक कंट्रोवर्सी, तीनों ही केस 1951 में स्टार्ट हुआ था। 1951 से ही तीनों कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। ठीक है, और अभी तक चल रहा है, ये कंट्रोवर्सीज अभी तक चल रहे हैं। ये तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इसको लेके काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि सरकार को जल्द से जल्द इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इसको लेकर आना चाहिए। अब बहुत समय बीत चुकी है, इस पे हमने कभी कोई एक्शन ही नहीं उठाया, गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया इस पे आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है। तो इस टॉपिक को जब हम डील करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो 10-12 केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस आए थे, ठीक है, तो उन सब के बारे में
हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन जो है वो रिजर्वेशन पे है और इससे रिलेटेड कौन कौन से मेजर केसेस है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा, क्या कंट्रोवर्सीज हुआ, ठीक है, आज प्रेजेंट का सीन क्या है, फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारा डिस्कशन रिजर्वेशन है। आज रिजर्वेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे आया, आज का हमारा मूल मुद्दा यही है, ठीक है। तो रिजर्वेशन टॉपिक को समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, समझ लेते हैं, जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है, रिजर्वेशन टॉपिक से रिलेवेंट है, ठीक है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, उस समय उन सारे आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल्स 14। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स 14। जैसे आपको मैंने बताया कि 14 to 32 फंडामेंटल राइट्स और 36 to 51 डीपीएसपी, दोनों का डिफरेंस बता दिया है। ये आप ध्यान में रखना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। और जो भी डिस्कशन होगा, जो भी आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आप ध्यान में रखना, याद रखना, समझ जाना, सो दैट कि जब मैं चीज़ों को बताऊंगा आगे तो आपको रिलेट करने में कन्वीनियंस होगा, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों क्या है, क्या अंतर है दोनों में, समझते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे निगेटिव कॉन्सेप्ट है? ये कहता है कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक कॉमन सा शॉपकीपर हो, कानून सबके लिए बराबर होगा, कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब अगर इस कानून के तहत चले तो आज का जो हमारा इनकम टैक्स सिस्टम है, ठीक है, कि अगर आपका एनुअल, सालाना, मंथली नहीं कह रहा हूं मैं, एनुअल जो इनकम है, सालाना इनकम है, अगर आपका 2.5 लाख तक का इनकम है तो उस पर आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स 5% देना पड़ेगा। तो अगर इसके अनुसार हम चले तो मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख वाले, जिनका सालाना इनकम 2.5 लाख तक है, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम भी क्यों टैक्स दें? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मैं भी टैक्स नहीं दूंगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर और उससे ऊपर और भी जो है टैक्स का जो रेट है वो ज़्यादा है। तो ऐसा अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो जो वो टैक्स नहीं दे रहा है तो हम भी नहीं देंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो निगेटिव कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है। यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे है? इसका मतलब ये होता है कि आप इक्वालिटी बिफोर लॉ रखो, कानून सबके लिए बराबर रखो, लेकिन जो जहां पे है वहां राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर समाज में कोई पिछड़ी जाति है, कोई बैकवर्ड सेक्शन है, ठीक है, तो आप उसके लिए लॉ बनाओ, उसको समाज मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, मुख्य धारा में, ठीक है, उसके जो पिछड़ी जाति है उसके डेवलपमेंट के लिए आप कानून बनाओ, प्रोविजन लाओ, स्कीम लाओ, सो दैट कि वो भी अपने आप को ऊंचे लेवल पे, हाई लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। जो वो करना चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपने आप अपनी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दुनिया को दिखा सके, पूरे इंडिया को दिखा सके, वो अपनी कैपेसिटी का फुल यूज कर सके, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है। फिर है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
ठीक है, ये कहता है कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धार्मिक आधार पे, ना ही धर्म के आधार पे, ना ही नस्ल के आधार पे मतलब काला गोरा, ना ही जाति के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे मतलब पुरुष महिला, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे मतलब कि किसी का जन्म यहाँ हुआ हरियाणा में हुआ, किसी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि सरकार जो है वो महिलाओं के लिए, विमेन के लिए एक अलग से कानून, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, ठीक है, एक अलग से लॉ लेकर आएगी, प्रोविजन लाएगी, सो दैट कि उनका डेवलपमेंट हो। और चिल्ड्रेन के लिए भी, बच्चों के लिए भी अगर सरकार जो है कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है, उनके डेवलपमेंट के लिए लॉ ला सकती है, स्कीम ला सकती है, प्रोविजन ला सकती है, ठीक है। आर्टिकल 16 में ऐसा कहा गया, नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और एक मिनट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कहाँ नहीं होना चाहिए? ये जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये कहाँ नहीं होना चाहिए? तो कोई भी पब्लिक ऑफिस है, कोई पब्लिक वेल है मतलब सार्वजनिक कुआं है, ठीक है, कोई भी पब्लिक शॉप है, ठीक है, कोई भी पब्लिक फील्ड है, ठीक है, तो वहां कोई भी पब्लिक टेम्पल्स हैं, वहां पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इन सब के आधार पे। ये कहा गया था 15 में, ठीक है। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, ठीक है, तो उसमें इसी चीज को दिखाया गया है। तो आप लोग अगर उस मूवी को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस मूवी को आप लोग जरूर देखना, वो बहुत अच्छी मूवी है। और आर्टिकल 15 में जो लिखा है इसी पे बेस्ड मूवी है वो, ठीक है। आर्टिकल 16 में ये कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में, ठीक है, सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आप जहां जन्म हुआ है उस आधार पे मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब ये होता है कि हो सकता है मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और मैं 8 साल 9 साल 10 साल से यूपी में रह रहा हूं, मेरा रेजिडेंस यूपी में है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? राजस्थान है। तो इन सब के आधार पे सरकारी नौकरियों में गवर्नमेंट, स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब राज्य नहीं है, पूरा कंट्री इंडिया, तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। साथ ही आर्टिकल 29 में ये कहता है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, कास्ट, लैंग्वेज, भाषा के आधार पे। आप लोग नोटिस करें यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, ये सब, और यहाँ पे ये भी नहीं है, सेक्स भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 4 क्राइटेरिया है कि धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के आधार पे गवर्नमेंट किसी को भी एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकती। कहाँ, किस इंस्टीट्यूट में? तो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर वैसा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जिसको चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट से पैसा लेती है, ठीक है, उनमें भी ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 38, ध्यान में आ गया होगा आपको कि आर्टिकल 38 डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अगर ये नहीं भी मिलता है तो मैं नहीं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 38 ये कहता है कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में आपको बता दूं, वेलफेयर स्टेट वो होता है जो अपने सिटीजन्स के लिए स्कीम निकालता है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोविजन बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्कीम निकालते हैं, ठीक है। और जो वीकर सेक्शंस हैं, जो सोशली बैकवर्ड है या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब जो सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, सोशली बैकवर्ड कास्ट है, या फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, ठीक है, सरकार जो है स्कीम लाएगी, कानून लेकर आएगी, सो दैट कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, ठीक है, मुख्य धारा में आ सके हम लोग के साथ, ठीक है। मतलब जो डेवलप्ड सोसाइटी है
ठीक है, उनके साथ compete कर सके, लड़ सके और हाई लेवल हायर अपना जो एम है उसको अचीव कर सके, हायर लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, ऐसा है। तो हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 29, 38 देखा। ठीक है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तब जो लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में अभी मैं बताऊंगा आपको, इसको अमेंड किया जाएगा, इसको अमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके का अमेंडमेंट होता है, क्या प्रोविजन आता है, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो हमने रिजर्वेशन से जुड़े हर आर्टिकल्स के बारे में देखा, समझा। अब हम ऑफिशियली हम अपना टॉपिक रिजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि रिजर्वेशन है क्या। तो रिजर्वेशन मतलब होता है कि कोटा फिक्स कर देना, सीट फिक्स कर देना, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए एक सीट फिक्स कर देना कि उस सीट पे सिर्फ उन्हीं कास्ट, उन्हीं कम्युनिटी या फिर उन्हीं सेक्शन के लोगों को भरा जाएगा, उनके अलावा जो दूसरे कास्ट हैं उनके लोगों को उस रिजर्व्ड सीट पे नहीं भरा जाएगा। जो फिक्स कोटा है उसके लिए उस पे नहीं भरा जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं और जब आप टिकट खरीदते हैं तो आपका एक सीट फिक्स हो जाता है, रिजर्व्ड हो जाता है। उस पे जब तक मूवी चलेगी, ठीक है, उस सीट पे दूसरा कोई आके नहीं बैठेगा। आप बैठो या ना बैठो, दूसरा नहीं बैठ सकता उस सीट पे, क्योंकि वो सीट रिजर्व हो चुकी है। तो रिजर्वेशन मतलब होता है कि एक कोटा फिक्स कर देना, सीट फिक्स कर देना किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, कि अगर वो सीट फुलफिल होगी, भरी जाएगी, वो वैकेंसी भरी जाएगी, तो उस वैकेंसी पे उन्हीं कम्युनिटी के लोग भरे जाएंगे जिनके लिए ये सीट फिक्स किया गया है, ये कोटा फिक्स किया गया है। ठीक है, तो रिजर्वेशन इस प्रोसेस में जो पहला केस है वो हमारा है चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको समझा दूं कि चंपकम दोराई राजन, मद्रास आप जानते होंगे कि चेन्नई का पहला नाम मद्रास था। ठीक है, जो कि 1996 में उसे बदल के चेन्नई रख दिया गया, जो कि दिस इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो मद्रास में जो है चंपकम दोराई राजन मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गई थी। जब वो एडमिशन लेने गई तो उन्हें ये कहा गया कि पूरी सीट फुलफिल हो गई है, भर चुकी है, अब कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा, डेटा में देखा, डॉक्यूमेंट में देखा, तो उन्होंने पाया कि अभी सीटें, बहुत सारी सीटें तो खाली है। फिर उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा कि अभी तो सीटें खाली है, फिर आपने क्यों मना कर दिया एडमिशन से। तो उनका जवाब था, उनका कारण था, रीज़न क्या उन्होंने दिया कि ये जो सीट है वो कुछ लोगों के लिए रिजर्व किया गया है, कुछ सेक्शन जो बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए ये सीट रिजर्व किया गया है। 1927 में जो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में राज करती थी, ठीक है, तो 1927 में एक उन्होंने ऑर्डर निकाला था और उन्होंने ये कहा था कि कुछ सीटें जो हैं वो कुछ सेक्शन के लिए रिजर्व्ड होगी, सीट्स रिजर्व्ड फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। चंपकम दोराई राजन ने, और तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था 1950 में, ये 1927 का ऑर्डर है और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था और ये 1951 की बात है। चंपकम दोराई राजन ने सोचा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब हम सब कानून के सामने एक समान है, इक्वल है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और आर्टिकल 16, उसमें भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 16 में ऐसा कहा गया है। गवर्नमेंट जॉब में किसी भी तरीके का, जब सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसको भरने के लिए किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, फिर
आर्टिकल 29 भी यही कहता है, आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16 और 29 ये कहता है कि स्टेट जो है, सरकार जो है, वो किसी भी सिटीजन को, किसी भी पीपल को, किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकती रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, ठीक है, हमने देखा था। तो इन्होंने कहा ये तो फिर दिक्कत है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और इस केस का नाम है चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने पाया कि पार्ट 4 जो कि मैंने आपको बोला था डीपीएसपी है, पार्ट 4 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है 46, ठीक है। 46 ये कहता है स्टेट शैल ट्राई टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 46 ये कहता है कि स्टेट जो है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, ठीक है, जो मतलब शुरू से हजारों साल से सताए जा रहे हैं सोसाइटी में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं जाते हैं और कोई आपको प्लास्टिक के ग्लास में पानी दे और आपके साथ बैठे लोगों को सोफिस्टिकेटेड ग्लास में, बिल्कुल शीशे की ग्लास में पानी दे, तो आप सोचेंगे कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, आपका दिल टूट जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप दोबारा फिर कभी उस जगह पे नहीं जाओगे। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसको मतलब पानी का बर्तन, जो पानी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पानी रखा जाता था, उसको छूने तक नहीं दिया जाता था। जब उसको प्यास लगती थी तो स्कूल का जो चपरासी, स्कूल का जो प्यून होता था, वो ऊपर से पानी ऐसे गिराता था, ठीक है, और वो ऐसे करके, वो लड़का ऐसे करके पानी पीता था। आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की। उनको क्लास के अंदर नहीं बिठाया जाता था, उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। उनको जो है चेयर पे नहीं बिठाया जाता था, उनको मैट पे बिठाया जाता था, दरी पे बिठाया जाता था, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाते थे। अगर उनके जगह पे हम में से कोई होता तो गारंटी है कि हम फिर कभी नहीं जाते वहाँ पे, लेकिन वो बार बार हमेशा जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है। और उतने छोटे बच्चे के दिमाग में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था। आप सोच सकते हैं कि माइंड किस तरीके से उनका बिहेव कर रहा होगा, किस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। आगे चलकर उन्होंने ही हमारा संविधान लिखा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए बिता दी कि, और वो जो है वो महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी है महार जाति, ठीक है। महार जाति से वो आते थे, महार जाति उनका था, ठीक है, जाति का नाम महार था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी कि जो पिछड़ी जाति है, समाज की जो पिछड़ी जाति है, सोसाइटी की जो बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कम्युनिटी है, ठीक है, अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया, ठीक है, तो वो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। फिर वो कभी भी जो अपर क्लास के लोग हैं, जो डेवलप्ड पीपल है, डेवलप्ड कम्युनिटी है, उनके सामने वो फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी उनके साथ compete नहीं कर पाएंगे, और ये सोशल इनजस्टिस होगा। मतलब ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, जस्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया कि उनके लिए रिजर्वेशन हो, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम लाया जाए, कानून लाया जाए, ठीक है। ऐसा उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है। तो 46 ये कहता है कि स्टेट जो है वो वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जो बैकवर्ड क्लास है उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट जो है अलग से कानून बना सकती है। फिर इसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। 46 ये कहता है, और ये डीपीएसपी है। पार्ट 3 हमने ये सब चीज़ डिस्कस किया, राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब, और ये जो है स्टेट जो है एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती, किसी को मना नहीं कर सकती एडमिशन लेने से। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल कंक्लूजन तक ये पहुंचे कि जब भी इनके और इनके बीच लड़ाई होगा, डीपीएसपी पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच जब भी फाइट होगा,
तो हमेशा पार्ट 3 जीतेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। और यही कारण है कि हमेशा पार्ट 3 जीतेगा। मतलब सीधा सीधा उन्होंने क्या किया कि इस 1927 ऑर्डर को, जो कि कुछ सीटें इस ऑर्डर ने रिजर्व कर दिया था कुछ सेक्शंस के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए, कुछ कास्ट के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और ये बोला कि पार्ट 3 जब भी ऐसा कोई लड़ाई होगा, ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, तो हमेशा पार्ट 3 जीतेगा, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उस समय के प्राइम मिनिस्टर हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम फंडामेंटल राइट में ही ऐसा प्रोविजन डाल दें कि हम कुछ लोगों के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं। और जब फंडामेंटल राइट में ही ऐसा प्रोविजन हो जाएगा तो फिर किसी तरीके की कोई तमाशा ही नहीं होगा, ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान में, देखो अभी अभी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 और पहला संशोधन ही आ गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला अमेंडमेंट आ गया 51 में ही। और उन्होंने आर्टिकल 15 को अमेंड करके, संशोधित करके, उसमें आर्टिकल 15 में अमेंड करके ये लिखा कि 15 में क्या था कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 15 में उन्होंने ये कहा कि स्टेट चाहे तो जो बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे एससी हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो इन लोगों को छोड़ के जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उन्हें अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। तो स्टेट चाहे तो इनके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है, मतलब स्पेशल प्रोविजन कहने का मतलब है कि कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है, कुछ कोटा फिक्स कर सकती है, जिस पे सिर्फ उसी कम्युनिटी के, उसी कास्ट के लोग आएंगे, ठीक है। दूसरे कास्ट के लोगों को उस सीट पे नहीं रखा जाएगा, उस सीट में उनका नाम नहीं भरा जाएगा। ऐसा लिखा गया, इसमें अमेंड किया गया आर्टिकल 15 में। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, फिर 1956 में 7th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये लिखा गया कि गवर्नमेंट जॉब में भी, ये लिखा गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विथ रिगार्ड्स टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर सरकार स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहती है, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो उस समय एडमिशन में अगर स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहती है तो बना सकती है, किनके लिए, बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, ठीक है। मतलब एडमिशन के समय कुछ सीटें, जैसे अगर मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं, तो उस पर हो सकता है कि वो कह दे कि 10 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होंगे, 15 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होंगे, 20 सीटें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए होंगे, और बाकी सारी सीटें जो हैं वो अदर जितने कास्ट हैं उनके लिए होंगे, जनरल कैटेगरी के लिए होंगे, ठीक है। ऐसा वो कर सकती हैं। फिर ऐसा ही कुछ 1956 में अमेंड किया गया आर्टिकल 16 को, और कहा गया कि ऐसा ही कुछ प्रोविजन चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकती हैं। जब गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जब वैकेंसी को फिल किया जाएगा, भरा जाएगा, तो उसमें भी सरकार चाहे तो कुछ लोगों के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है, ऐसा कहा गया। किसमें, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। मैं बीच बीच में वीडियो पॉज कर दे रहा हूं सो दैट कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो लिखने में। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं, फिर वीडियो रिज्यूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, सो दैट कि आपको देखने में कन्वीनियंस फील हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो ऐसा अमेंडमेंट के थ्रू 15 और 16 में कहा गया था। 15 में ये कहा गया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, स्पेशल लॉ, स्पेशल कानून ला सकती है, ठीक है। लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, जैसे मदरसा वगैरह होंगे, ठीक है,
उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन था इसमें। दूसरा, जो आर्टिकल 29 था जो ये कह रहा था कि स्टेट जो है किसी भी स्टूडेंट, किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकती, ठीक है, वो चीज़ इसमें अब अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट अब जो है भेदभाव कर सकती है। ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन, मतलब जो वीकर सेक्शन है उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कदम उठाना, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है। अब देखते हैं 7th जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके बाद गवर्नमेंट ने आर्टिकल 340 का यूज किया, आर्टिकल 340 का यूज किया। 340 में गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि गवर्नमेंट जो है एक कमीशन बना सकती है, गवर्नमेंट जो है एक कमेटी बना सकती है, ठीक है, सो दैट कि वो कमेटी जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी स्थिति को एग्जामिन कर सके, उनकी स्थिति को देख सके और एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे कि जो ये पर्टिकुलर कास्ट है, जो ये जाति है, उनकी स्थिति ऐसी है, वो इतने पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतने पिछड़े हैं, वो ऐसा रिपोर्ट बना के दे। तो पहला कमीशन का नाम था काका कलेलकर कमीशन, ठीक है, जो कि 1953 में बना था, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, जो कि 340 मैंने डिस्कस किया कि 340 का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने इस कमीशन का फॉर्मेशन किया था। लेकिन जब इनका रिपोर्ट आया, ठीक है, जब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, सरकार को रिकमेंड किया, रिपोर्ट दिया, तो इनका रिपोर्ट उतना कुछ बढ़िया था नहीं, अप टू द मार्क था नहीं। जो रियलिटी है वो रिपोर्ट से कुछ और ही था, ठीक है। तो उन्होंने इनके रिपोर्ट को, काका कलेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो दूसरी बैकवर्ड क्लास कमीशन बनती है, जो दूसरी सेकंड बैकवर्ड कमीशन बनती है, वो 1979 में बनती है। जैसा कि आप सबको पता है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जी ने, उन्होंने क्या किया था कि सेकेंड बैकवर्ड कमीशन बनाया 1979 में, जिनका नाम था मंडल कमीशन, जिनका नाम था मंडल कमीशन। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन ने ये रिकमेंड किया, मंडल कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के जो अन्य पिछड़ी जातियां होती हैं उन्हें हम अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी कहते हैं। एससी और एसटी को छोड़ के और भी जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें हम ओबीसी कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया। पहले से तो एससी और एसटी को मिला के 22.5% रिजर्वेशन तो था ही, साथ में उन्होंने ये कहा कि जो ओबीसी है उनको भी 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, या फिर सरकारी नौकरियों में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, एससी एसटी को तो 22.5% रिजर्वेशन मिलते ही मिलते हैं। साथ में ओबीसी को भी ऐसा रिकमेंड किया कि ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ऐसा मंडल कमीशन का रिपोर्ट था, रिकमेंडेशन था। लेकिन जब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, उसके कुछ ही समय बाद सरकार जो है चेंज हो गई, सरकार बदल गई, फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, 1990 के समय में वीपी सिंह का गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह। उन्होंने क्या किया, इनका जो रिकमेंडेशन था उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है 27% रिजर्वेशन देने का ओबीसी को, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कानून लाएंगे इसके लिए। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ था वैसे ही देश में प्रोटेस्ट का माहौल बन गया था, बहुत जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस पे एक मूवी आई है आरक्षण, ठीक है, आप वो मूवी देख सकते हैं और ये आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोटेस्ट किस तरीके का रहा होगा उस समय, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इस चीज़ को कानून लाकर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने, तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का 22.5% सीट और इनका 27% सीट, टोटल मिलाकर 49.5% सीट जो है वो रिजर्व्ड हो गया, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है।
गवर्नमेंट जब अपॉइंट करती है जॉब के लिए, ठीक है, वैकेंसी के लिए जब अपॉइंट करती है, फिल करती है, उस समय, प्रमोशन में नहीं, अभी प्रमोशन की बात पे नहीं आया हूं मैं, आऊंगा, ठीक है। तो 49.5%। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 49.5% क्यों, 50% से अबव कर देना चाहिए था। लेकिन 1963 में एक केस हुआ था, टी बालाजी केस जिसका नाम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन ठीक है, रिजर्वेशन आप प्रोवाइड करो, लेकिन रिजर्वेशन का जो लिमिट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। 50% से कम होना चाहिए, 50% या 50% से कम होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। अगर अब 50% से ऊपर होता है तो फिर अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस होगा, नाइंसाफी होगी, उनके साथ अब फिर इनइक्वालिटी हो जाएगा। फिर अब जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, अब फिर उसका वायोलेशन होगा। और अगर ऐसा होता है, अगर आप कानून लाते हो और 50% से अबव रिजर्वेशन जाता है तो मैं उस कानून को खत्म कर दूंगा, स्ट्राइक डाउन कर दूंगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। अब ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो गई है, लेकिन 1992 में इंदिरा साहनी ने एक पिटीशन फाइल किया इस इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट। वो चाहती थी ये इंप्लीमेंट ना हो, लागू ना हो, 27% रिजर्वेशन ना मिले। इस इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट जो है इन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी ने, जो केस कहलाया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, या फिर जिसको हम मंडल केस भी कहते हैं। सुनवाई स्टार्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है, इस केस में दिस इंदिरा साहनी चैलेंज्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो 27% रिजर्वेशन है वो ठीक है, उन्होंने इस रिजर्वेशन को खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो 27% रिजर्वेशन है ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी नहीं है, ठीक है, हम इसको सही मानते हैं, गलत नहीं है। 27% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है मैक्सिमम 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उन्होंने क्रीमी लेयर सेट कर दिया, क्योंकि आप जब देखो, ठीक है, जब आप में से कईयों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर जो ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि प्राचीन काल में ही, एंशिएंट हिस्ट्री से ही, ठीक है, जब एक काल था जिसको हम नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, तब से ही जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है, तो तब से ही समाज में कुछ इनइक्वालिटीज आना शुरू हो गया था, ठीक है। उस समय जब घर बनाए जाते थे, कुछ घर रेक्टेंगुलर होते थे, कुछ घर सर्कुलर होते थे, ठीक है, और ऐसा कहा जाता था कि जो सर्कुलर घर है, जो जिस घर का शेप जो है वो गोलाकार है, सर्कुलर है, वो जो है वो रूलिंग क्लास के लोगों, जो शासन करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका घर वो होता था, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता था। जब भारत में कास्ट सिस्टम बना, जाति व्यवस्था बनी, ठीक है, तो कुछ कास्ट ऐसे थे जो पिछड़ी जाति में आ गए, जिनको अछूत के भावना से देखा जाने लगा, अनटचेबल्स माना जाने लगा, और उन्हें जो है वो हमेशा के लिए बैकवर्ड वो हो गए, पीछे रह गए। अगर उनके बच्चे कुछ करना भी चाहते थे, कुछ सीखना भी चाहते थे, तब भी वो नहीं सीख पाते थे, क्योंकि समाज जो है वो उस तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं करता था, अछूत के भाव से, छुआछूत के भाव से देखा जाने लगा उन्हें, ठीक है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत चीज़ें, बहुत स्ट्रगल उन्होंने करी, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए इनके लिए, नहीं तो आने वाले समय में जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्नमेंट है, वो इन पे ध्यान नहीं देगी और ये पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे, पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोई भी कास्ट है, तो एक पर्टिकुलर कास्ट में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का स्टेटस एक समान होता है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग गरीब ही होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी है, ओबीसी में जो है सैकड़ों जातियां आती हैं, उन्होंने कहा
कि ओबीसी में भी ऐसा नहीं है कि हर जाति का जो स्टेटस होगा वो एक समान होगा, ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ सोशली एडवांस होंगे, मतलब सामाजिक रूप से वो अच्छे पद पे होंगे, अच्छे पोस्ट पे होंगे, अच्छे पोजीशन पे होंगे, अच्छे सैलरी मिल रही होगी उन्हें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया सेट किया, एक लिमिट सेट किया, एक क्रीमी लेयर का कंडीशन ला दिया। उन्होंने कहा कि उस समय 1993 में, ठीक है, 1 लाख रुपए रखा गया था, जिनका सालाना इनकम, ठीक है, 1 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा 27% के अंडर। फिर 2004 में 2.5 लाख, फिर 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख, 2017 से अब 8 लाख रुपए है। जिनका एनुअल सैलरी 8 लाख है, उस ऊपर है, तो वो 27% रिजर्वेशन के अंडर नहीं आएंगे, उन्हें जनरल कैटेगरी के अंडर रखा जाएगा। और जो जिनका 8 लाख से कम है, तो फिर वो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे। उस समय जो है, जब ये केस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब जो है पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने ऐसा सुझाव दिया था, ऐसा प्रपोजल रखा था कि जो 10% रिजर्वेशन है, ऐसा भी है कि जनरल कैटेगरी में भी ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग एडवांस ही होंगे, मतलब सबका इकोनॉमिकल पोजीशन ठीक ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होंगे, गरीब होंगे, उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पैसों की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा था, सुझाव रखा था कि 10% रिजर्वेशन वैसे लोगों के लिए, वैसे जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रखा जाए जो इकोनॉमिकल रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और कारण ये बताया कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सोशल बेसिस पे दिया जा रहा है, इकोनॉमिकल बेसिस पे नहीं दिया जा रहा है। मतलब जिन्हें समाज में छुआछूत के भाव से, अछूत के भाव से, हीन भावना से देखा जाता है, तो उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके बच्चों को, वो जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आकर, सिस्टम में आकर कुछ करना चाहते हैं, उनको लाने के लिए हम उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं दे रहे हैं, सोशली बैकवर्ड जो है इस बेसिस पे। ठीक है, ये कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट जॉब में, वो इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए होगा। मतलब जब गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगे, जॉब के लिए जब वैकेंसीज निकलेंगे, उसमें जो कैंडिडेट को फिल किया जाएगा, सिर्फ उसी समय रिजर्वेशन अप्लाई होगा। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद जो प्रमोशन होती है, निचले पोस्ट से ऊपर जब जाते हैं प्रमोशन होती है, उसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, फिर से मैं एक बार इसको रब करके दोबारा इससे आगे मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में होगा, जब वैकेंसीज भरे जाएंगे तभी रिजर्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, सिर्फ इस जजमेंट को कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, खारिज करने के लिए, ठुकराने के लिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये कानून आया, ये लॉ आया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया, आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया, और ये कहा गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, जो क्राइटेरिया है। ठीक है, 49.5% का रिजर्वेशन, 27% ओबीसी के लिए और 22.5% SC/ST के लिए। तो ऐसा कहा गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होगा, ओबीसी के लिए नहीं होगा। तो जब भी मैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करूंगा, तो आप समझ जाना कि ओबीसी की बात नहीं हो रही है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा कहा गया। फिर इस अमेंडमेंट को एम नागराज केस 2006 में चैलेंज किया गया। 2006 में चैलेंज किया गया कि ये जो है, ये मंडल केस का जो जजमेंट था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, उसके खिलाफ है और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ऐसा
चैलेंज किया गया, किसमें? एम नागराज केस 2006 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करती। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था पहले वीडियो में, उसमें ये कहा गया था कि जो मर्जी अमेंड कर लो, पार्लियामेंट जो मर्जी अमेंड कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छूना भी मत। ठीक है, तो ऐसा कहा गया एम नागराज केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है, ये जो अमेंडमेंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करती, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए ये कानून ठीक है, सही है। जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का ये जो कानून है, ठीक है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो ठीक है, सही है। और क्या किया कि 3 क्राइटेरिया, 3 कंडीशन इस पे बिठा दिया, खत्म करने के बजाय 3 कंडीशन रखा। वो क्या कि जब भी अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रमोट किया जाना होगा गवर्नमेंट जॉब में, जब प्रमोशन की बारी आएगी, ठीक है, तब गवर्नमेंट को डेटा दिखाना होगा कि हाँ आप जिस जिस को प्रमोट कर रहे हो वो वाकई बैकवर्ड है कि नहीं। दूसरा ये दिखाना होगा कि जिस पोस्ट के लिए आप प्रमोट कर रहे हो, जिस पोस्ट में आप उनको भेज रहे हो प्रमोट करके, उस पोस्ट में वाकई सही में उनका जो कम्युनिटी है, उनके कम्युनिटी से लोग उस पोस्ट में नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नाम मात्र के हैं, थोड़े से हैं, जितना प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जितने लोग होने चाहिए उतने लोग नहीं हैं, ऐसा डेटा दिखाना होगा गवर्नमेंट को। तीसरा, ये जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में, ठीक है, ये जो है आर्टिकल 335 से कंप्रोमाइज ना हो। आर्टिकल 335 ये कहता है कि ठीक है आप रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन देना है तो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बच्चों को, ऐसे कैंडिडेट को रिजर्वेशन से मत ले आना डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में मत ले आना जिन्हें कुछ पता ही ना हो, ठीक है, जिन्हें कुछ काम करने का ढंग वंग कुछ नहीं पता हो, और फिर वो जो है फिर डिपार्टमेंट के काम पे असर पड़ेगा, डिपार्टमेंट की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो कम होगी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया कि ठीक है कानून सही है, लेकिन जब भी आप ऐसा करना, प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है उसको जब भी आप फॉलो करना, तो इस 3 कंडीशन को भी आपको मानना होगा। लेकिन 2018 में जर्नैल सिंह केस में, ठीक है, जर्नैल सिंह केस में, और हाँ एक चीज और है, एम नागराज केस का एक जजमेंट और है कि ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन में हो रहा है SC ST के लिए, ठीक है, उसमें क्रीमी लेयर भी अप्लाई होगा। ये क्रीमी लेयर जो OBC वाला क्रीमी लेयर है वो अलग है, ठीक है, ये क्रीमी लेयर अलग है, ठीक है, ये प्रमोशन वाला है और SC ST के लिए है। तो जो SC ST को प्रमोट किया जाएगा रिजर्वेशन के थ्रू, उसमें क्रीमी लेयर फॉलो किया जाएगा। कुछ ऐसे SC ST हो सकते हैं जो जॉब में आने के बाद जिनका इकोनॉमिक पोजीशन ठीक हो जाए, जो सोशली एडवांस हो जाए, तो उनको फिर रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलेगा। जो अब भी बैकवर्ड है, जो अब भी कमज़ोर हैं, ठीक है, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहा गया था, क्रीमी लेयर क्राइटेरिया सेट किया गया था। फिर 2018 में सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब केंद्र सरकार ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि ये जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है जो आपने सेट किया था एम नागराज केस में 2006 में, इसको आप फिर से रिव्यू करो। ठीक है, इस चीज़ को आप फिर से देखो, इसकी पॉसिबिलिटी को आप फिर से देखो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है एम नागराज केस में जो सेट किया गया क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर का, वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो 3 क्राइटेरिया सेट किया गया था एम नागराज केस में, तो 2 क्राइटेरिया ठीक है और पहले वाले क्राइटेरिया को हम खत्म करते हैं, एबोलिश करते हैं। क्योंकि एक बार जिनका लिस्ट तैयार करके उन लिस्ट में नाम लिख दिया गया कि वो बैकवर्ड है, तो बार बार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार लिख दिया गया है कि हाँ बैकवर्ड है तो बैकवर्ड है, इसीलिए हम इस जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इसको हम खत्म करते हैं, एबोलिश्ड इन जर्नैल सिंह केस 2018। ठीक है, और दूसरा इन्होंने जो क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया था 2006 का, उन्होंने कहा ये ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 2019 में 103rd, ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2019 में। और जो प्रपोजल किन्होंने दिया था,
पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया था कि 10% उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, उन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार बने हैं, पीछे हैं, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने को, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को कानून लाकर एक्सेप्ट कर लिया गया 2019 में और कहा गया कि 10% रिजर्वेशन अब उनके लिए होगा, जनरल कैटेगरी के वैसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, जिनके पास उतने पैसे नहीं है। आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया और कहा गया कि अब से 10% जो है रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको मिलेगा जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और आर्टिकल 16 में अमेंड करके ये कहा गया कि 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है वो गवर्नमेंट जॉब में भी होगा, मतलब अब से गवर्नमेंट जॉब में भी होगा। एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% क्राइटेरिया सेट किया था, 50% लिमिट सेट किया था, अब अगर 49.5% और ये 10% जोड़े तो 59.5% हो जाता है। ये तो क्राइटेरिया को क्रॉस कर गया, लिमिट को क्रॉस कर गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, अब कैसे होगा? तो अभी तक सेंटर ने, केंद्र सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो 10% होगा वो उसके अलावा होगा या उसी में से लिया जाएगा, ठीक है, अभी तक ये क्लियर नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो पार्ट 2 में वो मैं वीडियो लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर जनवरी 2020 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। तो जवाब में सरकार ने ये कहा था, मैं सिर्फ जो गवर्नमेंट का जो आंसर है, रिस्पॉन्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सरकार ने ये कहा था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि राज्य, स्टेट जो अपना रिजर्वेशन पॉलिसी बनाती है उसमें गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं होगा, वो फ्री है, अपना जिस तरीके से रिजर्वेशन बनाना चाहें वो बना सकती है। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग रिजर्वेशन बनाती हैं कि इतना % रिजर्वेशन सिर्फ हमारे लोगों के लिए होगा, इतना % रिजर्वेशन अभी हाल फिलहाल में मराठा कम्युनिटी के लिए किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो उसमें सेंटर ने, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि साफ साफ इन्होंने 2020 में कह दिया था कि हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरा ये कहा कि ये जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो ये जो राज्य है, जितने भी राज्य हैं वो फ्री है, वो चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टेट में और चाहे तो नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में जो राज्य 28 स्टेट्स है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का डेवलपमेंट एक जैसा हो, ठीक है, कोई बहुत आगे होगा, कोई बहुत पीछे होगा। तो हो सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, हो सकता है कुछ स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे। तो ये एक कारण है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि स्टेट चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है और नहीं तो नहीं कर सकती है। फिर फरवरी 2020 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST को जो प्रमोशन मिलता है रिजर्वेशन में, वो उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब कि अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि आप स्टेट को या गवर्नमेंट को आप ऑर्डर दो कि हमें वो प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं, कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती ऐसा करने के लिए, ठीक है। ये जो है स्टेट के ऊपर है, स्टेट के मन के ऊपर है, वो चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती है। इसका बैकग्राउंड में ब्रीफ में डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में 2012 में उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सर्विस का पोस्ट था उनको उन्होंने बिना SC ST के, ठीक है, एक भी SC ST कैटेगरी के लोगों को उन्होंने नहीं लिया था और सारे पोस्ट को भर दिया था। फिर 2019 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि भाई आप सीटों को भरे और जो सेट क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया सेट किया गया है SC ST के लिए, जो रिजर्व्ड सीट है
उस पे उन्हीं कैंडिडेट को भरे जो इसके हकदार हैं, जो SC ST है। ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा था, किनको? उत्तराखंड गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में 2020 में, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भारत का कोई भी कोर्ट किसी भी राज्य सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी, आप रिजर्वेशन जो है उसको प्रोवाइड करो तो करो, आप रिजर्वेशन जो है उसको प्रोवाइड करो तो करो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट स्टेट टू डू सो। लेकिन हाँ, कोर्ट चेक कर सकती है। ये स्टेट के ऊपर है, राज्यों के ऊपर है कि वो रिजर्वेशन देती है कि नहीं देती है। लेकिन हाँ, कोर्ट जो है वो चेक जरूर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो चेक कर सकती है कि रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है। जो सेट क्राइटेरिया है, जो लिमिट है 50% का, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक मनमाने ढंग से तो नहीं दिया जा रहा, राजनीतिक फायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब चेक कर सकती है। ठीक है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं अगस्त 2020 में क्या हुआ। तो अगस्त 2020 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, जिसको 1993 में बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो संसद में कानून लाया जाता है और उस कानून के द्वारा उस बॉडी को बनाया जाता है, मतलब लॉ द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसके बारे में संविधान में लिखा गया होता है कि ये बॉडी इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, 1993 में बनाया गया था। लेकिन 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। 2018 से पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी था जो कि 1993 में बनाया गया था, लेकिन 2018 के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है, इस बॉडी का काम होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका काम है कि जितने बैकवर्ड कास्ट हैं, मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, ठीक है, उनमें जितनी भी कास्ट हैं, ठीक है, उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करना, उसको सुनना, ठीक है, और उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, इनका ये काम है। तो इन्होंने 2015 में कहा था कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, ठीक है, वो जो ओबीसी के रियल हकदार हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, अति पिछड़े जाति में जो रियल हक में बेनिफिशियरी है, जो रियल बेनिफिशियरी है, जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कुछ ही परसेंट लोग हैं, कुछ ही परसेंट पॉपुलेशन है ओबीसी के अंदर जो मतलब मोस्ट ऑफ द सीट्स इन एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब उसको लेके बैठे हुए हैं, मतलब हर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है ये बेनिफिट। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इन्होंने 2015 में कहा था कि ओबीसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन के बारे में इन्होंने कहा था पहले 2015 में, एक तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, और इसके तहत फिर 27% रिजर्वेशन को बांट दिया जाए, 3 हिस्से में बांट दिया जाए कि इनको उस 27% में भी इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, ऐसा कहा गया था 2015 में। फिर 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया, और इस तरीके का जो भी कमीशन बनता है, मैंने आपको बताया कि वो आर्टिकल 340 के थ्रू बनता है, वही आर्टिकल गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप ऐसा कमीशन बनाइए। ठीक है, तो 2017 में रोहिणी कमीशन बना, जिसके हेड जस्टिस जी रोहिणी थे। उनको ये देखना था कि ओबीसी के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसी जातियां हैं जिन तक ये बेनिफिट, जिन तक ये फायदा नहीं पहुंच पा रहा है।
ठीक है, जो इसके रियल के बेनिफिशियरी हैं उन तक ये पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कितने परसेंट ओबीसी ने इस बेनिफिट को अचीव किया है, इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, इनको ये एग्जामिन करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, ठीक है। ये कमीशन क्यों बनाया था, क्यों बनाया गया था? इसलिए कि ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी इनइक्वालिटी थी, एक समान रूप से जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए 27% का रिजर्वेशन उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए सरकार इस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, ये कमीशन बनाई थी। रिपोर्ट फिर इसका रिपोर्ट आता, उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कदम उठाती, इस पर्पज से ये कमीशन बनाया गया। क्या उन्होंने पाया कि जो 97% जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स हैं, 97% जो है वो सिर्फ 25% ओबीसी के अंदर जितने भी कास्ट हैं उनमें सिर्फ 25% जो है वो 97% जॉब और एजुकेशनल सीट को लेके बैठे हुए हैं। बाकी 75% तक ये पहुंच ही नहीं पा रहा है ये बेनिफिट। काफ़ी शॉकिंग ये फाइंडिंग है, ठीक है। ऐसा किन्होंने कहा? रोहिणी कमीशन ने कहा। फिर 2019 ने कमीशन ने कहा कि हमारा ड्राफ्ट इस पे जो आपने हमें काम दिया था, हमारा ड्राफ्ट तैयार है, ठीक है। लेकिन 2019 में आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव था, ठीक है। तब इस व्यू से, ठीक है, कि ये राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए, पॉलिटिकल टॉपिक ना बन जाए, पॉलिटिकल मैटर ना बन जाए और इस पर कंट्रोवर्सी ना हो, ठीक है, इसके लिए इन्होंने इस ड्राफ्ट को, इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, ठीक है, और अभी तक नहीं किया है। जब रिपोर्ट पब्लिश होता है क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। अगस्त 2020 में, ठीक है, अगस्त 2020 में ये जो कमीशन है, ठीक है, उनका जो कार्यकाल था, कि एक होता है ना कि हाँ एक कमीशन बना रहा हूँ, तुम्हारा ये कमीशन बन रहा है, इसका कार्यकाल 1 साल का होगा, 1 साल बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था, लेकिन अगस्त 2020 में इनका कार्यकाल टेन्योर बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया। हालांकि 31 जुलाई बीत चुका है, अगस्त चल रहा है, इस पर अभी किसी तरह का कोई न्यूज़ आया नहीं है। जैसे आता है फिर मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि अब वक्त आ गया है, ये तो ओबीसी का था ही था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है एससी एसटी में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। मतलब एससी एसटी में भी ये देखा जाना चाहिए कि जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एससी एसटी में भी बहुत सारी जातियां होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये पता लगाएं कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सही जाति के लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, या फिर कुछ ही जाति के लोग पूरे रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बस लास्ट में अब 2 टॉपिक और बच रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, पॉज करके फिर मैं वो लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं अब मार्च 2021 में क्या हुआ, ठीक है। मार्च 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया, हरियाणा सरकार ने एक कानून लाया, ठीक है। उसमें क्या प्रोविज़न था कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं, उसमें 75%, 75% जॉब्स जो हैं वो लोकल, जो हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड होगा, ठीक है। 75% जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर रिजर्व्ड फॉर लोकल्स इन हरियाणा, ठीक है। ऐसा कानून में कहा गया कि 75% जॉब सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों के लिए रिजर्व्ड होगा, ठीक है। ऐसा करने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही कानून लाया है और उसमें कहा है कि 75% जो जॉब है, प्राइवेट सेक्टर जॉब है, वो लोकल के लिए रिजर्व्ड होगा, ठीक है। लेकिन फिर पिटीशन फाइल हुआ हाई कोर्ट में, इस कानून को, आंध्र प्रदेश के कानून को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने ये कहा है
कि ये जो कानून है आंध्र प्रदेश का कि 75% जॉब लोकल्स के लिए रिजर्व करना, ये हो सकता है, अभी भी पेंडिंग है, अभी पूरा जजमेंट नहीं आया हाई कोर्ट का। उन्होंने सिर्फ कहा है कि हो सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, मतलब संविधान के खिलाफ हो, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद फिर इनका हरियाणा सरकार ने कानून लाया, फिर उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट, अगर वहां के हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के कानून को, जो कि सिमिलर लॉ है, उसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है इन फ्यूचर, ठीक है, तो हो सकता है कि इस कानून को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। पहले भी बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा प्रपोजल रखा था, जैसे कर्नाटका ने, अब ऐसा तो मतलब कर्नाटका ने तो बिल्कुल पूरा 100% ही प्रपोजल रखा था कि पूरा का पूरा 100% ही लोकल के लिए रिजर्व हो, ठीक है। महाराष्ट्र ने 80%, ठीक है, मध्य प्रदेश ने 70%, ठीक है, ऐसा प्रपोजल रखा गया था। अब इसका जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हैं, ठीक है, पॉजिटिव तो हम सब जानते हैं कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, लेकिन इसका जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेज है, क्या हो सकता है कि ऐसे कानून जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, मतलब संविधान के खिलाफ हो सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे। दूसरा, जो भी फैक्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज बिठाई जाएंगी, सेटअप होंगी वैसे स्टेट्स में, तो हो सकता है उनके ऊपर तो ये लिमिटिंग फैक्टर एक कह सकते हैं कि अब उनको लोकल को ही एम्प्लॉय करना होगा, लोकल को ही हायर करना होगा, ठीक है। तो हो सकता है उनको वो जिस तरीके का कैंडिडेट चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है उस तरीके का कैंडिडेट उन्हें ना मिले, और हो सकता है उनकी कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाए, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, वो हो सकता है बुरी तरीके से प्रभावित हो, अफेक्टेड हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई स्टेट अपने लोकल्स के लिए रिजर्व कर दे सीट, तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट जहाँ के बच्चे, जहाँ के कैंडिडेट वहाँ आके अगर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है कि उनका जॉब छूट जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, एक स्टेट के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव आ जाएगा, भेदभाव का भाव आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी गलत है। और तीसरा, मैंने एफिशिएंसी के बारे में आपको बताया ही, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश का वो जो लॉ है वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसको भी चैलेंज किया जाए। चैलेंज किया ही जाएगा, 100% है, चैलेंज किया ही जाएगा, इसको भी चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है। देखते हैं। फिर मई 2021 में आपने मराठा कम्युनिटी रिजर्वेशन के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि 2018 में मराठा कम्युनिटी के लिए, जो कि महाराष्ट्र में जितने पॉपुलेशन है उसका 32% मराठा कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, 32% पॉपुलेशन मराठा कम्युनिटी के लोग हैं। तो मराठा कम्युनिटी के लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया, जो 49.5% रिजर्वेशन है, 22.5% शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा 25% रिजर्वेशन जो है वो सेपरेटली मराठा कम्युनिटी के लिए रखा गया था, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 12%, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 13% जो है वो महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उसमें रखा गया था, ठीक है। लेकिन फिर मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये संविधान के अगेंस्ट है। ये जो 50% हमने एक लिमिट सेट किया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट है ये, और उन्होंने महाराष्ट्र के इस डिसीजन को, इस रिजर्वेशन को, मराठा कम्युनिटी के इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो लॉ आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि ये भी, हो सकता नहीं है, ये होगा ही, ये भी चैलेंज किए जाए, और हो सकता है कि इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट में ये फेल हो जाए, ठीक है, इन्हें भी इनवैलिड अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिजर्वेशन, ठीक है। आपको भी पता है कि रिजर्वेशन पे 20-25 मिनट का वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, कुछ टॉपिक्स छूट जाते, फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा उसी में है जो मतलब शुरू से लेके आप समझते चले जाएं, ठीक है। तो ये पूरा एक होलिस्टिकल
व्यू से आज का हमारा डिस्कशन रहा। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ी गई, हर चीज़ डिस्कस किया गया। आपको कहीं कोई सोर्स नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। आने वाले टॉपिक में, आने वाले डिस्कशन में मैं हो सकता हूँ ओलंपिक्स जो कि अब ख़त्म होने वाला है, ओलंपिक्स पे बनाऊँ वीडियो, या फिर दिल्ली सीएम और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली सीएम केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अनिल बैजल, ठीक है, उनके बीच क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या टसल है, हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के टॉपिक पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, ठीक है, कोई चीज़ जो नहीं समझ में आए, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, ठीक है। मैं अगले वीडियो में सबसे पहले मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों में जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो ऐसे जानना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, उनको भी बताएं कि रिजर्वेशन ऐसे स्टार्ट हुआ था। और मैं ये बता दूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिजर्वेशन पे। आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये हाथ देख रहे हैं, ये जो हैं 5 उंगलियां, 5 फिंगर्स, ये सब एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। वैसे ही सोसाइटी में जो कास्ट है, जो कम्युनिटी है, ठीक है, सारे कम्युनिटी एक समान नहीं होते हैं, सबका डेवलपमेंट एक समान नहीं होता। कुछ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ और भी ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी, मानवता यही कहती है कि अगर आप डेवलप्ड पोजीशन पे हैं, आप एक अच्छे खासे पोजीशन पे हैं, तो आप उनको मदद करें, ठीक है, जो हल्की सी मदद चाहते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिजर्वेशन सही है, लेकिन रिजर्वेशन का जिस तरीके से गलत यूज़ किया जाता रहा है, जिस तरीके से मिसयूज़ होता है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये चीज़ गलत है। रिजर्वेशन सही है, लेकिन यूज़ करने का जो तरीका है ये गलत है। और इसी मिसयूज़ ना हो रिजर्वेशन का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सीधा पॉलिटिकल गेन से ही है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें, कोविड का टाइम है, वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। मैं भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, ठीक है। मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। थैंक यू, बाय बाय।